हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। उसका जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी किसके बारे में, उसकी परिभाषा देखी थी, उसके कार्य, उसके उद्देश्य, साथ ही हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें कितनी कंट्रियां हैं। और आज का जो चैप्टर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उसी मौद्रिक नीति का ही पार्ट 2 होगा एक तरह से अगर हम लोग कहें तो। उसमें जो जो चीजें हम लोगों की बची थी, कल हम लोगों ने बात की थी जैसे कि इसकी संरचना क्या होगी, कितने लोग इसमें कार्य करेंगे, और जो कंट्री होंगी उनके जो मेंबर्स आएंगे उन्हें क्या पोस्ट दिया जाएगा, एक कंट्री से कितने मेंबर आएंगे, कुल कितने मेंबर हैं इसमें, किसे कौन सी पोस्ट दी गई है, साथ ही इसमें अगर कोई भी कंट्री सदस्यता लेनी चाहे मेंबरशिप तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रूल और रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं। और आज में स्पेशल तौर पर हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि भारत की स्थिति आईएमएफ में क्या है। ठीक है, तो कल वाला वीडियो जो लोग ना देखे वो देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी की, चैप्टर का नाम लेते हैं। हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले देखिए ये 3 पार्टों में डिवाइड होकर हम लोग पढ़ेंगे। पहला आईएमएफ की संरचना पढ़ेंगे, फिर इसकी सदस्यता पढ़ेंगे, फिर देखेंगे भारत की स्थिति। ठीक, तो पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, आईएमएफ की संरचना। ठीक, चैप्टर का नाम एक तरह से हम लोग डाल सकते हैं आईएमएफ पार्ट 2। क्या, आईएमएफ पार्ट 2। ठीक, और इसमें बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। तो पहला है आईएमएफ की संरचना के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें संरचना क्या होती है। इसमें होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कार्यकारी बोर्ड, और साथ ही प्रबंध निदेशक। तो ये 3 इसके मुख्य स्तंभ हैं। ये कौन कौन से कार्य करते हैं, इनके कार्य भी डिवाइड किए गए हैं, और इन तीनों में कौन से व्यक्ति होते हैं, कौन से मेंबर होते हैं, सब हम लोग एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट के माध्यम से सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, फिर सारी चीजें क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या आता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक, बोर्ड पड़ जाएगा छोटा। ये संरचना आप लोग याद रखेंगे कि संरचना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक, ये पहला है हमारा। दूसरा स्तंभ इसका कौन सा है, कार्यकारी बोर्ड। कौन सा, कार्यकारी बोर्ड। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, एक नाम एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बोलते हैं इसे। ठीक, तो ये कार्यकारी बोर्ड हो गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो गया। तीसरा हमारा आता है प्रबंध निदेशक। कौन सा पोस्ट, प्रबंध निदेशक। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है इसमें कौन से सदस्य होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्या होता है, अभी जो हम लोग भारत की सदस्यता पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि जो 189 कंट्रियां हम लोगों ने देखा था कल के वीडियो में, तो ये जितनी सदस्य कंट्रियां हैं इसकी, इसके जो 2 प्रतिनिधि आते हैं वो प्रतिनिधि इसमें होते हैं। प्रत्येक देश के प्रतिनिधि या गवर्नर इसमें होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सभी सदस्य देश, मतलब 189 जो मेंबर हैं उसके वित्त मंत्री अथवा गवर्नर। ठीक, चलिए इसमें कौन होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किससे मिलकर बनती है, डिफिनेशन भी हम लोग समझेंगे। तो सभी सदस्य देश, क्या, सभी सदस्य देश, और सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 189। तो ये जो सभी सदस्य देश हैं इनके कौन आएंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, तो वो आएंगे वित्त मंत्री, जिसे हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, वित्त मंत्री या फिर गवर्नर। ठीक, तो ये हमारा हो गया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स।
उसके बाद बात करेंगे हम लोग कार्यकारी बोर्ड के बारे में। उसके पहले क्या करेंगे कि इसे एक चार्ट के माध्यम से हम लोग घेराबंदी इसकी कर देते हैं। इसी तरह से अलग अलग करके अगर पढ़ेंगे तो चीजें याद होंगी और याद करने में भी आसानी होगी और नोट्स भी पढ़ने में सही लगेगा आप लोगों को। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर से क्या निकला, सभी सदस्य, और ये सभी सदस्यों के कौन होंगे, इसमें वित्त मंत्री अथवा गवर्नर होंगे। अब बात करेंगे हम लोग कार्यकारी बोर्ड के बारे में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इसमें क्या है, इसमें जो मेंबर होंगे वो कौन से होंगे, सिर्फ इसमें कार्यकारी निदेशक कार्य करेंगे और उनकी संख्या कितनी होगी, 24 कार्यकारी निदेशक। ठीक है, जो कार्यकारी बोर्ड होगा उसमें कार्यकारी निदेशक होंगे और ये जो 24 कार्यकारी निदेशक होंगे ये अलग अलग जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जैसे भारत की अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन भारत के तहत ही बांग्लादेश, भूटान और साथ ही श्रीलंका, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी भारत के साथ मिलकर चलती हैं जिनका प्रतिनिधित्व भारत ही करता है। ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं जिनसे कार्यकारी बोर्ड बनता है। ठीक, कार्यकारी बोर्ड बनता है और इसमें से जो 5 होते हैं वो रिजर्व होते हैं। कितने, 5। अभी देखिएगा चार्ट बहुत बढ़िया बनने वाला है। 5 इसके रिजर्व होते हैं। अब बात करेंगे कि सर ये रिजर्व कोटा कहां से आ गया, तो जो हम लोगों ने कल एसडीआर पढ़ा था, जो उसकी मुद्रा होती है, सबसे ज्यादा जो टॉप 5 कंट्रियां हैं देती हैं वही 5 रिजर्व कंट्री बोली जाती हैं। तो ये 24 कार्यकारी जो निदेशक होते हैं सबसे टॉप 5 जो कंट्री होती हैं, ऊपर की 5 जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं उसमें, उसके गवर्नर्स की निर्देशक की क्या होती है, समिति होती है और वो ऊपर की 5 कंट्रियों के निदेशक होते हैं और ये रिजर्व रूप से रखे जाते हैं। तो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगर याद नहीं हो रहा है तो मैं छोटा सा यहां पर लिख दे रहा हूं, 5 सबसे बड़े कोटा धारक। क्या, 5 सबसे बड़े कोटा धारक देश। अब ये कोटा पर मत जाइएगा, कोटा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ये कोटा होता क्या है आईएमएफ का। मैंने इसके इंट्रो में नहीं बताया आप लोगों को, तो कोटा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आईएमएफ का कोटा कैसे मिलता है। ठीक, जब आप लोग थंबनेल देखे होंगे तो थंबनेल में लिखा होगा आप लोगों को कि आईएमएफ की संरचना, आईएमएफ का कोटा, देशों को कैसे बंटवारा होता है इसका, और साथ ही भारत की स्थिति और सदस्यता। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है प्रबंध निदेशक की। ठीक, प्रबंध निदेशक को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे हम लोग एमडी बोलते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा है इसकी प्रबंध निदेशक। ठीक, अब प्रबंध निदेशक का कार्य क्या होता है, प्रबंध निदेशक होता है हेडक्वार्टर में। ठीक, हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है, जो इसका मुख्यालय होता है। ये मुख्यालय के तहत कार्य करता है प्रबंध निदेशक। ठीक है, प्रबंध निदेशक मुख्यालय के तहत कार्य करता है और मुख्यालय है कहां इसका, तो हम लोगों ने कल के वीडियो में भी देखा था, वाशिंगटन डीसी। कहां पर, यूएसए के वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और वहीं पर वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो कुछ मजा नहीं आया, आपने 3 स्तंभ बता दिया, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये तीनों स्तंभ कौन सा कार्य करेंगे। चलिए एक एक हम लोग देखते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या कार्य करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है वार्षिक बैठक करता है, नीतिगत निर्णय लेता है। क्या, ऐसे करेंगे हम लोग पहले, यहां आईएमएफ। ठीक, ये आईएमएफ के ही तीनों भाग हैं। ठीक,
अब बात करेंगे कि इसके कार्य, जो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या कार्य करता है ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है वार्षिक बैठक, नीतिगत निर्णय। ऐसा ना करें कि ऊपर ही लिख लें। हाँ, वार्षिक बैठक, नीतिगत निर्णय। नीतिगत निर्णय कौन करता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है। कार्यकारी बोर्ड का कार्य क्या होता है? जो दैनिक कार्य होता है, कौन सा? रोजाना का जो कार्य होता है आईएमएफ का, वह करता है कार्यकारी बोर्ड। और प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष कार्यकाल, मतलब एमडी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रेजेंट टाइम में है कौन? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। आप लोग नाम उनका याद रखेंगे। ठीक, तो मेरे उम्मीद से आप लोग ये सारी चीजें बहुत बारीकी से समझ चुके होंगे। ठीक है, और जैसे मैं चार्ट बनाया हूं सेम इसी तरह से बनाने की कोशिश करिएगा आप लोग भी। तो इससे क्या होगा कि आपको मैटर भी ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, चीजें याद हो जाएंगी। चलिए मैं रिवीजन करवाता हूं आप लोगों का। सबसे पहले आते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर। इसमें कौन होता है? तो सभी सदस्य देश होते हैं, और सभी सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि आते हैं, हर कंट्री से एक प्रतिनिधि वहां आता है, या वित्त मंत्री या गवर्नर, दो में से एक व्यक्ति यहां कार्य करेगा, और उन्हीं गवर्नरों को मिलाकर ही बोर्ड ऑफ गवर्नर बनता है। अभी नीचे हम लोग पूरा डिफिनेशन लिखने वाले हैं। फिर आता है कार्यकारी बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सभी 189 सदस्य देशों के गवर्नर अथवा वित्त मंत्री द्वारा बनता है। कार्य क्या करता है कि यह प्रत्येक वर्ष में एक बैठक करता है, नीतिगत निर्णय लेता है, मतलब जो रूल और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनका निर्णय कौन लेता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लेता है। ठीक, फिर बात आती है कार्यकारी बोर्ड की, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो यह क्या करता है? इसमें 24 कार्यकारी निर्देशक होते हैं, निदेशक होते हैं, और वो निदेशक जिनमें से 5 रिजर्व हो गए हैं ऊपर की 5 कंट्रियों के, कि जो जिनका कोटा सबसे ज्यादा है, कोटा उन्हीं का ज्यादा होता है जो ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कोटा जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें समझेंगे। ठीक, उसके बाद आता है प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी। एमडी आप लोग जानते ही हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्यालय का है वाशिंगटन डीसी में है। और एक पॉइंट और निकल के आता है यहाँ, आम कर्मचारी। कौन सा? इसे नहीं भूलना चाहिए, आम कर्मचारी या फिर स्टाफ। ठीक, तो ये जो स्टाफ होते हैं ये भी कहां पर होते हैं? हेड ऑफिस में ही होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये इसकी संरचना थी आईएमएफ की, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात करेंगे सदस्यता के बारे में। आइए तुरंत स्क्रीनशॉट लेके आप लोग चीजें नोट डाउन कर लिया करिए। इसकी जो सदस्यता होती है, प्रत्येक देश को 2 पद प्राप्त किए जाते हैं। कौन सा? गवर्नर का तथा वैकल्पिक गवर्नर का। सदस्यता अर्थात मेंबरशिप किसकी? आईएमएफ की। तो सदस्यता के लिए क्या किया जाता है कि जितनी कंट्रियां हैं 189, इसमें से प्रत्येक कंट्री को 2 पद दिए जाते हैं। एक गवर्नर का होता है और एक वैकल्पिक गवर्नर का। अब बात करेंगे कि वैकल्पिक गवर्नर कार्य क्या करते हैं। जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनकी जगह लेते हैं, उसी तरह से गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर की अनुपस्थिति में जो हमारे वैकल्पिक गवर्नर होंगे वो उनकी पोस्ट लेंगे और उन्हें वहां पर वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, प्रत्येक देश को 2 पद प्राप्त होते हैं सदस्यता में। प्रत्येक देश को 2 पद प्राप्त होते हैं। पद कौन कौन से हैं? पहला गवर्नर, दूसरा वैकल्पिक गवर्नर। ठीक, इनका कार्य क्या होता है कि अगर गवर्नर अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक गवर्नर उनके जगह पर मतदान कर सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसका सेकंड जो है वो क्या है? सभी देश के गवर्नर को मिलाकर आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनता है। ये हम लोगों ने अभी देखा था। सभी
सदस्य देशों के गवर्नरों को मिलाकर आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनता है। ठीक, जो कौन से कार्य करता है, वो बैठक करता है और साथ ही नीतिगत निर्णय लेता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट इसका देखेंगे और आई थिंक ये लास्ट पॉइंट ही होगा। तीसरा पॉइंट है संचालन जो करेगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करता है इसका। आईएमएफ का संचालन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही संचालन करता है। सदस्यता के लिए जो पोस्ट निकाली जाती है। ठीक है, चलिए सदस्यता हो गई। अब बात करेंगे हम लोग आईएमएफ का कोटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है, आज का अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं और कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी चैप्टर शुरू करूं तो उसकी बेसिक चीजें आप लोगों को पहले बताऊं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीजें देखी थी। आईएमएफ की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, किस सन में हुई और किन परिस्थितियों में हुई और इससे प्रॉफिट क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, यह क्या क्या कार्य करता है, सारी चीजें हम लोगों ने इसकी देख ली थी। तो जो लोग नए हो पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हम दे देंगे तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है, मैं बना के उसमें डाल दूंगा आईएमएफ पार्ट 1। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आईएमएफ का कोटा। आईएमएफ का कोटा। ठीक है, कोटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोटा कहते किसे आप लोग जानते हैं? कोटा का मतलब होता है अधिकार, कि आईएमएफ में किस कंट्री को कितना अधिकार दिया जाएगा यह वैल्यू करता है उसके कोटे पर। और जो उसका जो इन्वेस्टमेंट है यह भी वैल्यू करता है। कैसे, हम लोग अभी जो पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईएमएफ का कोटा में पहला पॉइंट बहुत इजी है, लिखेंगे फिर समझेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल प्रत्येक गवर्नर के मतदान की शक्ति उस देश के कोटा अधिकार पर निर्भर करती है। उस देश के कोटा अधिकार पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? अब इसी से हम लोग कोटा की परिभाषा समझेंगे। देखिए, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है हम लोगों ने अभी समझा कि वह प्रत्येक जो उसकी मेंबर कंट्रियां होती हैं, सदस्य देश होते हैं, उनके गवर्नर से बनाई जाती है। तो उन्हें मतदान करने का अधिकार दिया गया है और वह अधिकार किस पर डिपेंड करता है? मतदान की शक्ति देश के कोटा अधिकार पर। इसका मतलब है कि जो कोटा वर्ड है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी कंट्री के लिए। आइए सेकंड पॉइंट में हम लोग सब चीजें क्लियर कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? प्रत्येक देश की सदस्यता के लिए गवर्नर को प्रत्येक देश की सदस्यता के लिए
गवर्नर को क्या करना पड़ता है, 250 मत प्राप्त करने होते हैं। 250 मत प्राप्त करने होते हैं, जो सबके लिए, जो सबके लिए क्या होता है, समान होता है, जो सबके लिए समान होता है। ठीक, प्रत्येक देश की सदस्यता के लिए गवर्नर्स को 250 मत प्राप्त करने होते हैं, जो प्रत्येक के लिए समान होता है। लेकिन इसमें भी क्या रखा गया है, एक शर्त रखी गई है कि आप अपनी जो वोटिंग है सदस्यता के लिए, जो मत प्राप्त करना है, इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 लाख DSR, ठीक है, 1 लाख SDR जो होता है उसका, वो आपको पे करना होता है। अभी समझेंगे कैसे। परंतु गवर्नर के मतों में असमानता, परंतु गवर्नर के मतों में असमानता सदस्य देशों को मिले, असमानता सदस्य देशों को मिले। किस पर निर्भर करता है, विशेष आहरण अधिकार के कारण आता है। मिले विशेष आहरण अधिकार, आहरण अधिकार जिसे हम लोग बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। ठीक, SDR के कारण आता है। कारण आता है। SDR किसे ज्यादा मिलता है, जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है उसमें। तो यही होता है कि इसमें, इसके मतदान में कभी कभी असमानता देखी जाती है, और जिसे ज्यादा मिला इसका मतलब है कि उसका जो आपका क्या है, SDR है, यह ज्यादा है। ठीक, 5वें पॉइंट के बारे में बात करेंगे। 5वां पॉइंट है हमारा, सॉरी 4था पॉइंट होगा ये, माफ करिएगा, 4था पॉइंट। 4था पॉइंट कौन सा है, प्रत्येक 1 लाख DSR, सॉरी प्रत्येक 1 लाख SDR पर, SDR की जगह DSLR निकल रहा है, सॉरी, प्रत्येक 1 लाख पर SDR, प्रत्येक 1 लाख SDR पर गवर्नर को एक अतिरिक्त मत प्राप्त होता है। गवर्नर को एक अतिरिक्त मत प्राप्त होता है। अब यह क्या सीन है भैया, कि अगर 1 लाख SDR कोई दे देगा तो उससे एक अतिरिक्त मत प्राप्त होगी। तो इसका आशय ऐसा नहीं है कि देते जाओ बढ़ाते जाओ। जो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है SDR के रूप में, किसके रूप में, विशेष आहरण अधिकार के रूप में, अगर आपका यह ज्यादा है तो आपको उसके हिसाब से वोटें बढ़ा के दी जाएंगी। जितना ज्यादा है उसे 1 लाख से क्या करेंगे, पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। मतलब 1 लाख SDR अगर आपका ज्यादा है तो आपको 1 वोट ज्यादा मिलेगी, मतदान में 1 वोट आपको ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए जो कंट्री होती है वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा इसमें SDR इन्वेस्ट करने की कोशिश करती है। चलिए बात करेंगे किसके बारे में, 5वें के बारे में। 5वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट भी होगा IMF के कोटा से संबंधित। ठीक है, जिन राष्ट्रों के पास जितनी ज्यादा, क्या,
जिन राष्ट्रों के पास जितनी ज्यादा मात्रा में एसडीआर कोटा होगा, जितनी ज्यादा मात्रा में एसडीआर कोटा होगा, उसकी मत शक्ति उतनी ही अधिक होगी, उसकी मत शक्ति उतनी ही अधिक होगी। कैसे? अगर हम लोग देखेंगे क्या, पहला पॉइंट कह रहा है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल प्रत्येक गवर्नर के मतदान की शक्ति उस देश के कोटा अधिकार पर निर्भर करती है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जिन राष्ट्रों के पास जितनी ज्यादा मात्रा में एसडीआर कोटा होगा, उसकी मत शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो दोनों तो सेम हो गया। और मत शक्ति अधिक करने के उपाय क्या क्या है, तो वो यही है कि आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करिए, या फिर जो एसडीआर आपकी क्या है, उसकी करेंसी है, उसमें आप वृद्धि करिए। तो आपका जो कोटा होगा वह बढ़ेगा और पूरी तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको अदर कंट्री का भी सपोर्ट मिल सकता है, और उसके माध्यम से आपके एसडीआर में वृद्धि होगी और आपकी जो वोटिंग होगी वह बढ़ जाएगी। ठीक, अब बात आती है एक बार पूरा रिवीजन करने की। पूरा खिचड़ी टाइप का हो गया है ना, काफी बड़ा है, समझने की चीज है। चलिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल प्रत्येक गवर्नर के मतदान की शक्ति उस देश के कोटा अधिकार पर निर्भर करती है। मतलब जितने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर होते हैं उन्हें मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। अब बात करेंगे सर आप मतदान कर रहे हो, मतदान किस लिए होता है? तो आप लोग जैसे देखते हैं ना कि लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों में अगर कोई बिल पास करवाना है तो वोटिंग होती है होती है कि नहीं होती है? जितने मेंबर हैं सब वोटिंग करते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाकर वह कानून बनता है। इसी तरह से आईएमएफ में भी जो कार्य नीतिगत होते हैं या अन्य कार्य, उनके लिए कमेटियां बनाई जाती हैं, उनके लिए रूल और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उसके लिए वोटिंग की जाती है मेंबरों की। ठीक है, तो उसी के माध्यम से वोटिंग की जाती है, तो उसकी शक्ति प्राप्त की जाती है लोगों को। ठीक, दूसरा आता है प्रत्येक देश की सदस्यता के लिए गवर्नर को 250 मत प्राप्त करने होते हैं जो सबके लिए समान होते हैं। अगर आपको सदस्यता प्राप्त करनी है किसकी, आईएमएफ की, तो आपको कम से कम 250 आपको क्या करना पड़ेगा, वहां का वोट प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सदस्यता मिलेगी। और यह जो प्रक्रिया होती है 250 मत, यह सबके लिए समान होती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, स्टेट पीसीएस में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग कहां, देखिए, परंतु इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि गवर्नर के मतों में असमानता, मतलब जो गवर्नर का मत होता है वो 250 से कम अथवा ज्यादा भी हो सकता है, उसके लिए कारण बताया गया है असमानता जो होगी वह सदस्य देशों को मिले विशेष आरण अधिकार के कारण आता है। मतलब प्रत्येक कंट्री का एसटीआर जो होता है, विशेष आरण अधिकार वह सेम नहीं होता। तो इस वजह से उसका क्या होता है, जो ये पॉइंट है ये क्लियर करेगा आप लोगों को। देखिए, इन तीनों को जोड़ के चलेंगे। प्रत्येक देश की सदस्यता के लिए गवर्नर को 250 मत प्राप्त करने होते हैं, सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन परंतु गवर्नर के मतों में असमानता भी होती है, और वह क्यों होती है, तो सदस्य देशों को मिले विशेष आरण अधिकार के कारण। विशेष आरण अधिकार क्या सेम नहीं होता क्या? अब अगले से जोड़ेंगे इसे। प्रत्येक 1 लाख एसडीआर पर गवर्नर को एक अतिरिक्त मत प्राप्त होता है। तो पहले ही दिख गया कि सच बात है, समानता इसमें नहीं हो सकती। प्रत्येक देश की जो लिमिट होगी एक जैसी नहीं हो सकती। 1 लाख एसडीआर पर उसे क्या किया जाएगा, एक अतिरिक्त मत प्राप्त होगा, तो इसमें समानता वैसे ही खत्म हो जाती है। फिर बात आती है जिन राष्ट्रों के पास जितनी ज्यादा मात्रा में एसडीआर कोटा होगा उसकी महाशक्ति मत शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो ये आप लोग पहले पॉइंट में ही समझ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा था क्या, आईएमएफ का कोटा, काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक था, लेकिन मैंने इसे 2 से 3 बार रिवीजन करके आप लोगों को बताया। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात करेंगे आईएमएफ में भारत का स्थान।
कि भारत की स्थिति क्या है, या फिर ऐसे देखेंगे आईएमएफ और भारत। ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने वही उठाने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन में जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर होगा, उनके लिए ये जो वीडियो मैं बता रहा हूं आप लोगों को ना, आईएमएफ, ब्रेटन वुड्स प्रणाली, साथ ही अगला वीडियो आएगा कौन सा, वर्ल्ड बैंक का। तो ये सारे चैप्टर आप लोगों के डायरेक्ट सेमेस्टर में पूछ सकते हैं। मैंने देखी है बीए की भी बुकें, उनके सिलेबस में ये सारी चीजें हैं। तो जिनका ग्रेजुएशन में क्या है, इकोनॉमिक्स ऑनर है, उनके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स लेके क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो उनके लिए यह बहुत जरूरी है जो ग्रेजुएशन में है, क्योंकि उनमें भी डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बन के आता है लिखने के लिए। तो सारे फैक्ट उनकी बुक में नहीं मिल पाता, तो मैंने कई जगहों से कलेक्ट करके इसे बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आ रहा होगा। चलिए बात करेंगे आईएमएफ में भारत की स्थिति। आईएमएफ में भारत की स्थिति, ठीक, भारत का स्टेटस क्या है आईएमएफ में, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है वह तो यह है कि यह भारत सदस्य कब बना। हम लोगों ने कल ही देखा था, तो वह कब बना था भारत, भारत स्थापना सदस्य है इसका, ठीक है, फाउंडेशन मेंबर है इसका। जब इसका फाउंडेशन किया गया उसी समय भारत इसका मेंबर था। अब ये मत पूछिएगा कि भारत तो उसमें आजाद भी नहीं हुआ, तो 1945 में इसका गठन किया गया है, फिर भी भारत इसका मेंबर बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। कल के वीडियो में मैंने इस पर क्या किया था, ज्यादा प्रेशर देके फोकस करके पढ़ाया था आप लोगों को। चलिए दूसरा पॉइंट बात करेंगे, कोटा और रैंक। भारत का कोटा क्या है और रैंक क्या है आईएमएफ में। तो भारत का जो कोटा है वो कल भी हम लोगों ने देखा था, वह कितना है, 2.76। और रैंक क्या है, भारत की रैंक है इसमें आईएमएफ में कितनी, 8वीं। मतलब भारत 189 देशों में 8वीं सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली कंट्री है आईएमएफ में। ठीक, सबसे पहले पर यूएसए है, उसके बाद जापान है, याद रखेंगे, तीसरे पर चाइना है, उसके बाद फ्रांस, इटली, ऐसे करके हैं, मुझे याद नहीं है कंफर्म। ठीक, तो ऐसे हैं ऊपर के 3 और भारत, ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ऊपर के 3 कौन कौन से हैं, यूएसए है, जापान है और उसके बाद है चाइना। 8वें स्थान पर भारत की रैंकिंग है। चलिए बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, आईएमएफ के कुल 24 अंशभूत हैं। अंशभूत का आशय है कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे कोई भी आप लोग एमएलए ले लीजिए, अगर वह चुनाव लड़ता है तो उसकी एक विधानसभा होती है। ठीक, उसी तरह से इसकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो 24 है। आईएमएफ के कुल 24 अंशभूत हैं। भारत के अंशभूत में 3 अन्य देश हैं। ऐसे लिखेंगे कि जिनमें से एक भारत भी है, ठीक, और भारत के अंशभूत भी हैं, भारत के भी अंशभूत हैं। भारत के अंशभूत में 3 अन्य देश भी हैं। भारत के कंस्टिट्यूंसी में अर्थात अंशभूत में 3 अन्य देश भी हैं। कौन कौन से हैं, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। याद रखेंगे, क्वेश्चन बन चुका है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक, ये 3 कंट्री ऐसी हैं जिनका अलग से अंशभूत या कंसल्टेंसी आईएमएफ में नहीं है, या भारत के माध्यम से अपना कार्य
करती है। कौन कौन सी? पहली भूटान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड और श्रीलंका। ठीक, तो ये 3 कंट्रियां याद रखेंगे कि ये भारत के अंशभूत के माध्यम से ही IMF में अपना अंशभूत करती है, कंसल्टेंसी है उसकी। ठीक, चलिए चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। जो वित्त मंत्री होते हैं, भारत के वित्त मंत्री पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य। और RBI के गवर्नर इसके वैकल्पिक क्या होते हैं? वैकल्पिक गवर्नर होते हैं। ये सॉरी माफ करिएगा, वित्त मंत्री पदेन गवर्नर होंगे। ठीक, सदस्य कहां से होंगे? सदस्य तो होते ही हैं। अब बात करेंगे कि सर आप वित्त मंत्री और RBI के गवर्नर दोनों को वहां पहुंचा रहे हैं, तो जी हाँ, ये पहुंचते हैं। पदेन गवर्नर, वैकल्पिक गवर्नर। हम लोगों ने अभी क्या देखा था, इसकी संरचना में क्या देखा था? जो ऊपर वाला इसका कार्यभार था, कौन सा? सबसे पहला इसका जो था, उसमें हम लोगों ने देखा था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है वह किससे बनता है? हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है, वीडियो की स्टार्टिंग में संरचना में इसके देखा था। ठीक, तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है वह इसकी जितनी सदस्य कंट्रियां हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, 189 उनके गवर्नर तथा वैकल्पिक गवर्नर के माध्यम से बनाई जाती हैं। तो उसमें गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर कौन होते हैं? तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रत्येक सदस्य देश का वित्त मंत्री अथवा एक वहां की सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है, जैसे इंडिया में RBI हमारी सेंट्रल बैंक है, तो इसका गवर्नर साथ ही वित्त मंत्री। ठीक, अब बात आती है पदेन गवर्नर, वैकल्पिक गवर्नर। पदेन गवर्नर का मतलब यह होता है कि हमेशा गवर्नर के पोस्ट पर वित्त मंत्री ही रखे जाएंगे और RBI के जो गवर्नर होंगे यह वैकल्पिक गवर्नर के रूप में होंगे कि अगर इनकी अनुपस्थिति रहती है तो इनकी जगह लेकर RBI के जो गवर्नर होंगे वह IMF में वोटिंग कर सकेंगे इंडिया की तरफ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका 5वां और लास्ट पॉइंट, साथ ही वीडियो का भी लास्ट पॉइंट होगा। चलिए बात करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक, एक कार्यकारी निदेशक। कार्यकारी निदेशक मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सॉरी एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं कार्यकारी निदेशक। तो भारत का प्रतिनिधित्व IMF में एक कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है या निदेशक करता है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि भारत की कंसल्टेंसी के तहत ही, अंशभूत के तहत ही बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका भी है। तो इन तीनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इन तीनों का प्रतिनिधित्व भी यही कार्यकारी निदेशक करते हैं। तो आगे हम लोग इसमें जोड़ देंगे कि जो मतलब यही कार्यकारी निदेशक बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीलंका का भी प्रतिनिधित्व यही करते हैं। और जो हमारे पदेन गवर्नर होते हैं और वैकल्पिक गवर्नर होते हैं, ये होते हैं वित्त मंत्री और RBI के गवर्नर। ये चीजें याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आज का ज्यादा बड़ा नहीं है, चीजें इजी थी, इजी वे में हम लोगों ने उसे पढ़ा,
समझा, एक्सप्लेन किया और नोट्स बनाने की भी कोशिश की। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह का कोई भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। यहां से हमेशा क्वेश्चन आया है, तो जो लोग आपके नए फ्रेंड हो, चैनल से ना जुड़े हों, तो चैनल की लिंक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।